हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि क्लासेस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका पहला टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब किसी चीज पे अपना कंट्रोल पाना, किसी चीज को कंट्रोल मैनर में करना। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी to use all the different parts of the plants together in a smoothly or more efficiently manner. Control and coordination in plants. Plants also shows movement by growth of their various parts. Plants movement शो करते हैं, plants locomotion शो नहीं करते हैं। locomotion और movement में क्या अंतर है? मूवमेंट मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करना, तो प्लांट्स ये मूवमेंट शो करते हैं। हम जानते हैं प्लांट्स में ग्रोथ होता है, जैसे कि सीड लगाओ के सीड से छोटे से प्लांट्स निकलेंगे, फिर थोड़े और बड़े होंगे, फिर थोड़े और बड़े होंगे। ओके, तो ये क्या है? प्लांट्स ग्रोथ शो कर रहा है ना। लोकोमोशन क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना, तो ये प्लांट्स शो नहीं करता है। तो प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। इट इज द प्लांट हॉर्मोन्स दैट प्रमोट इट्स ग्रोथ। और इन प्लांट्स की ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? तो ये हॉर्मोन्स होते हैं, जिनको बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। ये प्लांट्स के हॉर्मोन्स होते हैं जो इनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस एनिमल्स में पाए जाते हैं। कभी आपने सुना है कि प्लांट्स के ब्रेन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं? नहीं होते हैं। तो प्लांट्स में ये सब ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है? तो ये हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स पार्ट इज ड्यू टू द वेरियस स्टिमुलाई लाइक द ग्रेविटी, वाटर, लाइट, केमिकल्स, टच एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? So the changes in the environment to which the organism react and respond are called stimuli. Environment में जो भी changes होते हैं, जिस वजह से अगर कोई organism react करता है तो उसे stimuli कहते हैं, और जिस manner में वो react करता है तो उसे reaction कहते हैं, या उसे movement कहते हैं। किसी body organs को move करके ही हम react करेंगे। जैसे कि plants में हम देख लें कि plants जो होते हैं, अगर उनको रूम में रख दो और एक खिड़की बस खोल दो जहां से धूप आ रही है, तो अगर लाइट आ रहा है तो प्लांट्स उसी की तरफ बेंड हो जाएगा, लाइट की तरफ बेंड हो जाएंगे प्लांट्स के सूट्स। प्लांट्स के रूट सॉइल में वाटर की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये मूवमेंट है। स्टिमुलाई है जैसे कि लाइट स्टिमुलाई है, वो मूवमेंट शो कर रहा है, उसकी तरफ बेंड होके मूव करके शो कर रहा है वो अपना मूवमेंट। So the function of the control and coordination in plant is performed by chemical substances called the plant hormones or phytohormones. Despite not having the sense organ, plants can also sense things and respond to them. Plants के पास कोई sense organ नहीं होता है, लेकिन फिर भी plants things को sense करता है। Plants responds to the things like the light, gravity, touch, water, etc. हम आगे इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे प्लांट सेंस कर रहा है। These are environmental stimuli for a plant. Plant coordinates their behavior by using their hormones and respond to the environmental changes. This they do by affecting the growth of a plant. Therefore, plants use only hormones to coordinate their behavior. They respond to the stimuli very slowly because they have no nervous system. Plant hormones are called phytohormones. Plants के पास कोई nervous system नहीं होता है, इस वजह से इनका movement जो होता है वो बहुत slow होता है। Hormonal movement slow होता है। क्यों? नर्वस सिस्टम क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मैसेज पहुंचाता है हमारे ब्रेन तक कि हमें ये करना है। तो जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा उसका मूवमेंट क्या होगा? बहुत फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू हार्मोनल मूवमेंट, इन कंपैरिजन टू जो कि मूवमेंट प्लांट्स में होता है। ओके, तो इस वजह से प्लांट्स का मूवमेंट जो है, रिस्पॉन्ड है स्टिमुलाई की तरफ, वो स्लो है। डॉर्मेसी क्या होता है?
तो dormancy is the inactive condition of a part of the plant in which the metabolism almost stops is called dormancy. For example, seeds, bud, etc. Dormancy है inactive stage होता है, जैसे कि सीड्स को अगर हम बाजार से लेकर के आए तो तब तक तो दुकान में जिस डिब्बे में बंद होता है तब तक तो वो इनएक्टिव स्टेज होता है। कब वो एक्टिव होता है? जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है। जब हम उसे सॉइल में गाड़ते हैं, वाटर करते हैं, लाइट मिलता है, उसे सनलाइट मिलता है, तब क्या करता है? सीड्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। तो वो क्या है? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी हो गया। तो डॉर्मेसी आपने समझ लिया, इनएक्टिव स्टेज होता है डॉर्मेसी। प्लांट हार्मोन, अब हम सेवरल टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन द प्लांट्स इज डन बाय द प्लांट हार्मोन। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? प्लांट्स के हार्मोन्स करते हैं। They affect the growth of a plant in one or the other aspects. Growth of the plant is divided into 3 stages. Plant की growth को 3 stages में divide किया गया है। पहला cell division है, second is cell enlargement, and third is cell differentiation. So, a plant hormones not only control these stages of the plant's growth, but also promotion of the breaking of the dormancy, falling of the leaves, fruits growth, ripening of the fruits, aging of the plants, etc. Plants के हार्मोन ना कि सिर्फ ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जबकि वो इन सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, लाइक ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी, फॉलिंग ऑफ द लीव्स, फ्रूट ग्रोथ, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड द एजिंग ऑफ द प्लांट्स, एक्सेट्रा। सो अब हम पढ़ेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स हार्मोन्स। फर्स्ट इज ऑक्सिन, सेकेंड इज गिबरलिंस, third is cytokinins, and the fourth is the abscisic acid. Auxin, gibberellins, cytokinins are the growth hormones, are the plant growth hormones, and the abscisic acids prevents the growth of the plant. सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ लें। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ कराता है, प्लांट्स को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। ऑक्सिन प्रमोट्स द सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट। 3 टाइप्स के 3 स्टेजेस हमने ग्रोथ का पढ़ा था, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो प्रमोट करता है सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट को। ओके, ऑक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल्स अ प्लांट रिस्पॉन्ड टू द लाइट एंड ग्रेविटी। इट इज मेड बाय द सेल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। This hormones moves the plant away from the light and towards the gravity. It speeds up the growth of the stem and slows down the growth of the root. जैसे कि हम ऑक्सिन हार्मोन को एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये हार्मोन्स टिप ऑफ द स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं एंड टिप ऑफ द रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि प्लांट्स को अगर हम बाहर लगाएं गार्डन में तो सनलाइट ऊपर से पड़ता है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन्स जो स्टेम्स पे प्रेजेंट होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे दोनों साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेम में भी और राइट साइड ऑफ द स्टेम में भी। तो इनका स्टेम क्या होगा? यूनिफॉर्मली ग्रोथ शो करेगा, यूनिफॉर्मली सीधे एकदम ग्रो करेगा। अगर हम प्लांट्स लाके घर में रख दें और सिर्फ एक साइड से अगर धूप आए तो ये ऑक्सिन हार्मोन्स हमने पढ़ा है, ऑक्सिन हार्मोन्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट। अगर राइट साइड से धूप पड़ रहा है उस प्लांट स्टेम पे तो ऑक्सिन लेफ्ट साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सिन का हार्मोन्स का ग्रोथ क्या होता है? अवे फ्रॉम द लाइट है। तो लेफ्ट साइड में ये इकट्ठे हो जाएंगे, और जब अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा ऑक्सिन हार्मोन्स प्रेजेंट हो जाएंगे स्टेम पे और राइट साइड में कम होगा तो लेफ्ट साइड जो होगा स्टेम का वो ज्यादा ग्रो करेगा और राइट साइड की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक, आपने इस एग्जांपल से समझ लिया। तो ये जो डायग्राम है वही एक्सप्लेन किया है मैंने। तो दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स द बेंडिंग ऑफ अ प्लांट स्टेम और द शूट टुवर्ड्स द लाइट बाय द एक्शन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन प्रमोट्स द सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन एंड फ्रूट ग्रोथ। इसी तरह और तीनों हार्मोन्स हम पढ़ लेंगे, ये तीनों क्या क्या करते हैं। अब हम देखेंगे ये तीनों हार्मोन्स क्या क्या करते हैं।
Gibberellins hormone. Gibberellins hormone work in the presence of the auxin hormones and promotes the cell enlargement and cell differentiation. It also promotes the fruit growth, elongation of the shoot, and in breaking of the germination in the seeds and the buds. Cytokinins. This hormone promotes the cell divisions in the plants and break the dormancy in the seeds and the buds. They also delay aging in the leaves and promotes the opening of the stomata. And the last one is the abscisic acid. This hormone inhibits the growth of a plant. Therefore, the abscisic acid promotes the dormancy in the seeds and the buds. It also promotes the closing of the stomata, wilting and the falling of the leaves, and the detachment of the fruits and the flowers from the plant. Plant movement. Plants दो तरह के movement शो करते हैं. पहला है growth independent movement and the second one is growth dependent movement. Growth independent movement को हम बोलते हैं nastic movement and the growth dependent movement को हम बोलते हैं tropic movement या tropism बोलते हैं. Okay. Plants are fixed at one place, cannot physically move from one place to another, but the plant still shows movement by using the hormones under the influence of the stimulus. This movement is noticed in the unequal growth of the two regions of a plant. For example, Auxins hormones speeds up the growth of the stems. So, if one side of the stem has the more auxin hormones than the other, then the side of the stem which has the more auxins will bend. This shows the movement of a plant. ये हमने auxin hormones, auxins टॉपिक में हमने पढ़ लिया है. मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कैसे auxins hormones एक साइड में कलेक्ट हो जाते हैं तो वो साइड ज्यादा ग्रो करने लगता है और कैसे लाइट की तरफ बेंड हो जाता है. Plant movement due to the external stimulus are of two types. First is the tropism and the second is the nastis. सबसे पहले हम tropism movement के बारे में पढ़ेंगे. Tropism क्या है? Tropism movement है growth dependent movement है. When the direction of the external stimulus decides the direction of the response in the form of the growth is called tropism. जब plant के movement का डायरेक्शन स्टिमुलस डिसाइड करेगा तो उस टाइप के मूवमेंट को हम बोलेंगे ट्रॉपिज्म मूवमेंट. ओके, thus the tropism is the directional growth movement of a plant part. It can be in the direction of the stimulus or away from the stimulus. Therefore, if the growth of the plant is in the direction of the stimulus, it is called the positive tropism. If the growth of the plant is in the opposite direction or away from that of the stimulus, it is called the negative stimulus. जैसे कि जब plants के growth, plants के movement को decide करेगा stimulus, external stimulus plants के movement को decide करेगा, तो उस type का movement को हम बोलेंगे tropism movement. अगर प्लांट का ग्रोथ स्टिमुलस की डायरेक्शन में है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. ओके, अगर प्लांट का ग्रोथ स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उससे हम बोलेंगे नेगेटिव. अब हम टाइप्स ऑफ स्टिमुलस देख लेंगे. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट सच एज लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच. दिस स्टिमुलाई गिव 5 टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिज्म. दे आर Phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism and Thigmotropism. First is phototropism. It is the movement of the plant in response to light. Photo means क्या होता है? Light होता है. तो it is the movement of the plant in response to light. यहाँ पे light क्या होगा? Stimulus होगा. और अगर plants के part स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव मूवमेंट. और अगर उसके स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई प्लांट का पार्ट मूव करेगा तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव मूवमेंट. ओके, व्हेन अ प्लांट पार्ट्स मूव इन रिस्पॉन्स टू द लाइट इट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म. इफ द स्टेम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट move or bend towards the light, it is called the positive phototropism.
And if a root of the plants move away from the light, this means the root of a plant shows the negative phototropism. Plants के stems positive phototropism show करते हैं क्योंकि plants के stems light जो stimulus है उसकी direction में move कर रहे हैं और plants के root light stimulus है उसके opposite direction में move करते हैं, इसलिए plants के root निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करते हैं। जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स होता है ग्रेविटी, इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स द सॉइल। नाउ द रूट सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि रूट्स क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी क्या उनका स्टिमुलस है, तो रूट्स स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए रूट क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है, और शूट सिस्टम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। When a plant parts move in response to the gravity, it is called the geotropism. For example, roots of a plant move in downward direction, so they shows the positive geotropism, and the stem moves in the upward direction, so it shows the negative geotropism. Chemotropism, chemo means होता है chemicals, so it is the movement of the plants towards the chemical, or it is the movement of the plant parts towards the chemical. When a plant parts move in response to a chemical stimulus, it is called chemotropism. Here the stimulus is the chemical. For example, the growth of a pollen tube towards the ovule during the fertilization of a flower is called positive chemotropism. कीमो का मतलब होता है केमिकल, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, केमिकल है। पॉलन ट्यूब्स का जो ग्रोथ है टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ये किसका एग्जांपल है, कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मींस होता है वाटर, तो मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द वाटर, वाटर हियर वाटर इज द स्टिमुलस, the movement of the plant parts towards the water is called hydrotropism. Here the stimulus is the water. Roots of a plant move towards the water, so they shows the positive hydrotropism. Root is the example of positive hydrotropism. Thigmotropism. Thigmo means touch. So when a plant part shows the directional movement in response to the touch of an object, it is called thigmotropism. For example, tendrils of a plant climbs towards any support which they touch. Response of plants to light, phototropism. The stem and leaves of a plant moves in the direction of sunlight. So when a plant is grown in an open ground where the sunlight is coming from above, then the stem of a plant goes straight in an upward direction. If, however, a plant is kept at a place where the sunlight is coming from only one direction, then the stem of a plant bent in that direction only. On the other hand, the roots of a plant bent away from the direction of the sunlight. जैसे कि अगर हम कोई प्लांट्स ग्रो करें ओपन फील्ड में, तो वहाँ सनलाइट क्या ऊपर से पड़ता है, स्ट्रेट पड़ता है, तो उसके स्टेम जो होंगे वो स्ट्रेट ग्रो करेंगे और रूट्स स्ट्रेट नीचे ग्रो करेंगे, डाउनवर्ड ग्रो करेंगे। लेकिन अगर उसी प्लांट को अगर हम रूम में लेके आए और खिड़की के पास रख दें जहां सिर्फ एक ही तरफ से एक ही साइड से सनलाइट उस पे पड़े, तो जिस साइड से सनलाइट उस पे पड़ रहा है वो उसी साइड में उसके सूट ग्रो कर जाएंगे। जैसे लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो लेफ्ट की तरफ उसके सूट बेंड कर जाएंगे और डाउनवर्ड रूट्स क्या होंगे, राइट की तरफ बेंड कर जाएंगे, क्योंकि रूट्स का ग्रोथ क्या होता है, अवे फ्रॉम द लाइट होता है। ओके, इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। अ पॉटेड प्लांट इज केप्ट in the open ground where the sunlight is coming from above, so the stem of a plant grows straight up and the roots also shows the straight but in the downward direction. Now when we keep this potted plant having the straight stems and the roots is kept in the dark room near a window with the sunlight coming from only one side, right side, after a few days we observe that the stem of a plant
respond to the light and moves towards the right side, and the roots of a plant move towards the left side. This is away from the sunlight. हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, जैसे कि किसी प्लांट को लाइट में रख दो, ग्राउंड में रख दो, जहां की सनलाइट पड़ रहा है ऊपर से, तो ऑक्सिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमने पढ़ा था ऑक्सिन टिप ऑफ द शूट प्रेजेंट होते हैं एंड टिप ऑफ द रूट प्रेजेंट होता है। तो सनलाइट ऊपर से पड़ रहा है, ऑक्सिन्स क्या होंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और इसका ग्रोथ क्या होगा? स्टेम का स्ट्रेट होगा। अगर इसी प्लांट को हम डार्क रूम में रख दें, खिड़की के पास, एक साइड से सिर्फ अगर लाइट पड़े, मान लो राइट साइड से अगर लाइट पड़े, तो ऑक्सिन कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे? सेडी एरिया में कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में कलेक्ट हो जाएंगे। और ऑक्सिन लेफ्ट साइड में अगर कलेक्ट हो गया तो लेफ्ट साइड का शूट क्या करेगा? ग्रो करने लगेगा, स्टेम लेफ्ट साइड का ग्रो करने लगेगा और राइट साइड की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब लाइट की तरफ ये स्टेम क्या हो गया? बेंड हो गया। This happens because the action of the auxin hormone, ये auxin hormones की वजह से होता है। When the sunlight is coming from the top, then the auxin hormones present at the tip of the stems spread uniformly down the stems, making it grow straight up. When the sunlight falls only one side, right side, then the auxin hormones prefers to stay in the shade, collects on the left side. Since there is more auxin hormones on the left side of the stem, it makes the left side grow faster than the right side. Thus, the stem bends towards the right. Auxin hormones has the opposite effect on the roots of a plant. This is why when the sunlight falls on the right side of the root, auxin hormones collects on the left side and hampers their growth from that side. That's why the root bends towards left. जैसे कि हमने पढ़ा था ऑक्सिन हार्मोन्स, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि स्टेम्स के बिल्कुल अपोजिट ऑक्सिन हार्मोन्स का जो रोल होता है वो स्टेम्स के बिल्कुल अपोजिट होता है रूट्स पे। ऑक्सिन हार्मोन्स रूट्स की ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। जैसे कि रूट्स पे जब सनलाइट राइट साइड से पड़ रहा है तो ऑक्सिन हार्मोन्स का कलेक्शन लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और हमने पढ़ा है कि ऑक्सिन क्या करता है? रूट्स का ग्रोथ स्लो डाउन करता है, तो रूट्स लेफ्ट साइड की तरफ बेंड कर जाएंगे, जैसे कि राइट साइड ग्रो करने लगेगा रूट्स का और लेफ्ट साइड नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सिन हार्मोन कलेक्टेड है और ऑक्सिन हार्मोन रूट्स का ग्रोथ स्लो करता है, स्लो डाउन कर देता है। तो इस वजह से रूट्स का ग्रोथ bend towards left side हो जाएगा। Response of plants to gravity, geotropism. Roots of the plant grow towards the earth, which shows the positive geotropism, and the stem grows towards the upward, always from the pull of the gravity, which shows the negative geotropism. This can be shown through an experiment. Keep a potted plant in a normal position. We see that the roots are growing downwards and the stem is growing upward. Now tilt the potted plant keeps in the horizontal on the surface. After a few days, we will notice that the roots of the potted plant grow towards the earth and the stem of the plants bend upward away from the pull of the earth. Gravity. जैसे कि geotropism, geo मतलब होता है gravity. It is the movement of the plant parts towards the gravity. और geotropism का हमने positive geotropism का एग्जांपल देखा था root system को, और negative geotropism का हमने एग्जांपल देखा था shoot system को। geotropism में भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। एक पॉटेड प्लांट लिया गया जिसको स्ट्रेट रखा गया, तो उसे देखा गया कि उसका शूट सिस्टम क्या है? स्ट्रेट अपवर्ड ग्रो कर रहा है एंड रूट सिस्टम स्ट्रेट डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है। अगर उसी पॉटेड प्लांट को लिटा दिया गया और कुछ दिन बाद देखा गया तो उसका रूट्स क्या करेगा? नीचे की तरफ फिर ग्रो करने लगेगा, बेंड डाउनवर्ड हो जाएगा, ग्रोथ उसका डाउनवर्ड ग्रो करेगा, तो उसका रूट्स क्या होगा? नीचे की तरफ फिर ग्रो करने लगेगा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसका रूट फिर रूट्स बेंड डाउनवर्ड हो जा रहा है और स्टेम्स बेंड अपवर्ड। स्टेम्स क्या कर रहा है?
अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, ग्रेविटी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू केमिकल्स, chemotropism. Sugary substance act as a stimulus for the growth of the pollen tubes towards the tubule. This happens because the ripe stigma in the carpel of a flower secretes the chemical substances into the style towards the ovary. These sugary substances act as a stimulus for the pollen grains, which responds by growing a pollen tube in the downward directions into the style of a carpel and reaches the ovule of the flower for fertilization. Thigmotropism हम इस फिगर के हेल्प से समझेंगे। कार्पल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। कार्पल रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को फर्टिलाइजेशन के लिए। आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, स्टिग्मा जो होता है, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी स्टिग्मा क्या करता है? सुगरी सब्सटेंसेस रिलीज करता है स्टाइल में, और स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को, और ये सुगरी सब्सटेंसेस स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। Pollen grains present on the stigma respond to these sugary substances which is secreted by the stigma, और ये pollen grains pollen tube बनाते हैं जो कि elongated होता है और कहाँ पहुंचता है? ओव्यूल के पास पहुंचता है। ये pollen grains pollen tube बनाते हैं और ओव्यूल्स के पास इनका pollen tube पहुंचता है। मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचाने का काम करता है pollen tube। This pollen tube begins to grow and move down towards the ovule. इस फिगर में हम देखेंगे male nucleus moving down to the pollen tube, and this pollen tube elongates and reaches to the ovule situated in the ovary so that the fertilization takes place. Response of plant to water, hydrotropism. Roots always grow in the direction of the water even if they have to grow against the pull of gravity or the sideways. This can be shown through experiment. Let's take two glass trots and fill 2/3 of them with the soil. In both the trots, we plant a tiny seedling. In the second trot, we place a small clay pot inside the soil. Let's water the soil in the first trot daily and put the water in the clay pot placed inside the soil in the second trot. An experiment is performed to show that the response of a plant towards the water or the hydrotropism. After a few days, when we dig up the seedling from both the trot, we will notice that the roots of the seedling of the first trot are straight, and that of the second trot, in which the clay plot filled with the water was placed, half the bend towards the side at which the clay pot was placed. This shows that the root of a plant grows towards the water. इस फिगर में हम देखेंगे दो जगह प्लांट्स लगाया गया। इस फिगर में हम देखेंगे दो जगह प्लांट्स लगाया गया है। इसे हम A बोलेंगे, इसे B बोलेंगे। इसे हम रोज पानी देंगे, रोज वाटरिंग करेंगे। तो इसे हम कुछ दिन बाद डिग करके देखेंगे तो इनका सूट क्या होगा? वो स्ट्रेट अपवर्ड होगा एंड रूट स्ट्रेट डाउनवर्ड होगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया? इसे हम रोज पानी नहीं देते हैं। इसमें सॉइल्स के कुछ प्लांट्स की कुछ दूरी पे हमने एक क्ले पॉट रख दिया गया है जिसमें पानी भर के रखा गया है। ओके, और कुछ दिन बाद अगर हम इसे डिग करके देखेंगे तो देखेंगे रूट्स जो होंगे वो स्लाइटली बेंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर द वाटर इज प्लेस्ड। रूट्स का डायरेक्शन उस तरफ होगा जिस तरफ हमने पानी रखा है। डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, Thigmotropism. There are some plants which cannot stand upright on their own and need support. These plants are called climbing plants and have the organs called the tendrils. Tendrils are the thin thread-like growth of the stem and the leaves of the climbing plants. Tendrils are the sensitive to the touch of the other objects
When the tendrils come in contact with the other object, it bends towards the object by growing towards it, wind around the object and cling to it. This winding movement of a climbing plant is called Thigmotropism. Thigmo means होता है touch, plants के part का move करना in response to touch. इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि अगर हम अपने बालकनी में मनी प्लांट लगा दें तो मनी प्लांट को हम देखेंगे जो हमारा ग्रिल होता है पूरे ग्रो कर जाता है उसे कॉइल करके। तो ये क्या है, टेंड्रिल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो कॉइल कर रहे हैं। ये क्या है, ये किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, अगर किसी टच के कांटेक्ट में आते हैं, सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें बाइंड करके ग्रो करने लगते हैं, कॉइल करने लगते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि दिस डायग्राम shows the response of a plant part's tendril to the touch of an object, here a bamboo stick. For example, bitter gourd, bottle gourd, grapevine, etc. have the stem tendrils, peas, glory, lily, etc. have the leaf tendrils. स्टेम टेंड्रिल्स और लीफ टेंड्रिल्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि करेला, लौकी, ये सब क्या है, स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जांपल हैं। और लिली फ्लावर, पीस, ये सब, और लिली पीस, ये सब लीफ टेंड्रिल्स के एग्जांपल हैं। यूजफुलनेस ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट helps the plant to survive. For example, the roots of the plant are the positive geotropic, and that is the reason that they will always downward into the earth even if they are planted the upside down. Also, the roots will grow towards the water, it is the positively hydrotropism. Also, the shoot will grow upward, it is the negative geotropism. इसका यूजफुलनेस क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट का, जैसे कि अगर हम सीड को किसी तरह भी अगर हम सॉइल में बो दे तो एक फायदा ये है कि इस ट्रॉपिक मूवमेंट से, जैसे कि रूट्स क्या करते हैं, रूट हमेशा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म से करेंगे, तो रूट्स का मूवमेंट हमेशा ही डाउनवर्ड रहेगा। और स्टेम्स क्या है, स्टेम्स हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं, तो इनका ग्रोथ हमेशा अपवर्ड रहेगा। ओके, नेस्टिस और नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। इस टाइप के ग्रोथ में स्टिमुलस डिसाइड नहीं करेगा प्लांट्स के मूवमेंट को। When the direction of the response in the plant is not determined by the direction of the stimulus, it is called the nastic movement. Nastic movement is not the directional movement of the plant parts. In the nastic movement, whatever be the direction of the stimulus, all the parts of the plant equally move in the same direction. This type of the movement is generally seen in the leaves, flower, petal, etc. This diagram shows that the nastic movement in the leaves of the sensitive plant Mimosa pudica caused by touch. Following are the example of the nastic movement. When we touch the leaf of the sensitive plant like the Mimosa pudica, they folds. जैसे ही हम एक प्लांट है, इस फिगर में एक प्लांट शो किया गया है जिसका नाम है मिमोसा पुडिका, साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, का नाम है, जनरल नाम है, कॉमन नेम है शुई मी, टच मी नॉट। अगर इस प्लांट को अगर हम टच करते हैं तो इसकी लीव्स क्या करते हैं, फोल्ड कर जाते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम रखा गया है छुई मुई और टच मी नॉट। इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ द लाइट that the petals of the dandelion flowers open in the morning and close in the evening. Dandelion के जो flowers होते हैं उनके petals मॉर्निंग टाइम में क्या होंगे, खिल जाएंगे। वो डैंडेलियन फ्लावर मॉर्निंग टाइम में खिल जाएगा और इवनिंग टाइम में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल है, इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ द लाइट द पेटल्स ऑफ द मूनफ्लावर क्लोज इन द मॉर्निंग एंड द ओपन इन द डार्क नाइट। मूनफ्लावर का एग्जांपल ले लेंगे तो जिसका फ्लावर मॉर्निंग टाइम में क्लोज हो जाता है और रात में क्या होता है, नाइट टाइम में ओपन हो जाता है। Nastic movement may or may not be growth. Thigmonasty. Thigmo means touch. The movement of a plant parts in response to the touch of the object is called thigmonasty. In this case, the movement of a plant part is non-directional. The stimulus for the thigmonasty is touch.
The sensitive plant Mimosa pudica, which is also known as touch me not, is an example of the Thigmotropism. If we touch the leaves of this plant, they fold up immediately and droop. The sensitive plants has the pulvini at the base of each leaf. This pulvini contains the lot of the water in their cells, and due to its internal pressure of the water, they are firm and keep the leaf upright. So as soon as we touch the leaf, there is the sudden loss of the water from the pad-like swelling pulvini. This is why the pulvini lost its firmness and leaves droop. जैसे कि अब हम इस फिगर से समझेंगे, ये मेमोसा पुडिका का प्लांट है, ये मिमोसा पुडिका का प्लांट है, लीफ है ये इसका जो बेस होता है वो पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं पल्विनी। ये फर्म होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें स्ट्रेंथ होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे वाटर होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, इसलिए ये लीव्स को खोल के रखता है, मतलब लीव्स हमेशा इसके स्ट्रेट, अगर इसमें वाटर है तो ही इसके लीफ स्ट्रेट है। ओके, और जैसे ही हम इस प्लांट को अगर टच करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होता है इसमें, और जो है जिसकी वजह से वाटर का लॉस होता है। ये पल्विनी क्या करेगा, वाटर को लॉस कर देगा, और जब ये वाटर यहाँ से लॉस हो गया तो इसका फर्मनेस जो होगा वो भी लॉस हो जाएगा, मतलब इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो भी लॉस हो जाएगा, और ये सिकुड़ जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। When we touch the sensitive place, the electric impulses travels to the cells of the plant and acts on the plant hormones. The plant hormones migrates the water from the cell of the pulvinus to the intercellular spaces of the other half of the pulvinus. This loss of the water makes the pulvini lose the firmness and thus this leaves drop. After the 15 to 30 minutes, the water come back to the cells and the leaf get back to its original position. ये हम इसे टच करने के 15 से 30 मिनट बाद ये फिर क्या करता है, पल्विनी का जो सेल्स होते हैं वो फिर वाटर को रिगेन कर लेते हैं और इनके लीव्स फिर स्ट्रेट हो जाते हैं, अपराइट हो जाते हैं। जब फिर हम इसे टच करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होगा जो कि हार्मोन्स की तरह काम करेगा, और वहां से वाटर लॉस हो जाएंगे, फिर ये क्या होंगे, फिर श्रिंक हो जाएंगे, इनका फर्मनेस लॉस हो जाएगा। The leaf of the sensitive plants folds due to the loss of the water from the pulvini at their photo means light. The movement of a plant parts, usually flower petals, in response to the light is called photonasty. The movement is non-directional. The stimulus in the Photonasty is light. Dandelion moonflowers are the example of the Photonasty. The opening and the closing of a flower petals in response to the light or the growth movement. This is because the petals opens when their inner surface grow more than their outer surface. On the other hand, the petals close when their outer surface grows more than the inner surface. ये डैंडेलियन के फ्लावर हैं, दिन के टाइम में क्या होगा, इनके फ्लावर ओपन हो जाएंगे और रात के टाइम में इनके फ्लावर क्लोज हो जाएंगे। फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स लाइक द phytohormones regulates many functions in the plants. Plants hormones, phytohormones regulates many functions in plants. The various functions in the plants which are regulated by the plant hormones or phytohormones are germination of seeds or breaking down the dormancy of seed. Second is the growth of the root, stem and the leaves. Third is the stomatal growth. Fourth is the flowering of the plants. Fifth is the ripening of the fruits. And the last one is the tropism and the nastism movements. हमने tropism और nastism movements में बहुत सारे उसके types देखे हैं, like phototropic, geotropic, chemotropism, hydrotropism, thigmotropism and nastis movement में thigmonasty, photonasty,